हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम क्या करने वाले हैं, रैपिड फायर रिवीजन करेंगे बायोलॉजी का। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको क्या करना है, उसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, याद रखना है। ठीक, जिससे क्या होगा कि आपकी ब्रेन जो, देखो यहाँ पर जो ये तस्वीर बनी है ना, मेमोरी डेवलप करना, स्ट्रॉन्ग करना, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आपको एकदम से याद आ जाए, जो पूछा जाए आप एकदम से बता पाए, इसके लिए हमने शुरू किया है हम पूछेंगे आप बताओ। ठीक, तो आज हम अपना एक एक चैप्टर ले लेंगे, कभी कभी मिक्सअप कर लिया करेंगे। ठीक, ठीक है ना। तो हम पूछें आप बताओ में, सबसे पहले आप ये बताओ, आज हम किसका कर ले रहे हैं, मिनरल एंड न्यूट्रिशन का। ठीक है, मिनरल एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, मिनरल एंड न्यूट्रिशन, जो पूछा जाए उसका जवाब आपको टाइप करना है। ठीक, तो सबसे बताओ पहले कि जो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी थी, हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी ये किसने दी, कौन से साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम बताओ, जल्दी बोलो। तो ये थे जूलियस वॉल्सैक। जूलियस वॉन सेक। कौन सी सन में इन्होंने ये दिया था, तो हाइड्रोपोनिक का कॉन्सेप्ट था वो कब दिया था, 1860, याद रखना है। जूलियस वॉन्सैक ने एक और काम किया है, जो जूलियस वॉन्सैक है इन्होंने एक और काम किया है, बताओ क्या किया है। इन्होंने बताया था कि प्लांट जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, और क्लोरोप्लास्ट वगैरह एक बॉडी होती है, ऐसा कुछ इन्होंने बताया था। ठीक है, कब बताया था, 1854 में, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक, तो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी क्या सॉइल लेस कल्चर होता है, सॉइल लेस कल्चर होता है क्या, हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी सॉइल लेस कल्चर होता है। तुमने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ, तुमने कहा ठीक, मैंने कहा ठीक। आगे चले, आगे चले। तो बच्चा लोग आपको ये बताना है, प्यारे प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने सवाल कि क्या हर एक प्लांट, जो भी प्लांट होता है, हर एक प्लांट की बेसिक नीड जो होती है वो सेम होती है। प्लांट बोले या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड जो होती है वो क्या सेम होती है। बेसिक नीड, यहाँ पर ये वर्ड ध्यान रखना है, बेसिक नीड। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है, बेसिक नीड जो होती है सबके लिए सेम रहती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गई, वाइटामिन हो गए। ठीक है, इन सब की नीड तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पड़ेगी। इसका मतलब है बेसिक नीड जो होगी वो सबकी सेम होगी। ठीक, आगे चले, आगे बताओ, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या था। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, लीफ एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, आंसर नहीं आया अभी। तो क्या था, इस तरह से एक लीफ थी, इस लीफ के अंदर कहीं कहीं क्लोरोफिल था, कहीं पर नहीं था। ठीक है, तो क्या किया कि हमने इसे क्लोरोफिल की प्रेजेंस और एब्सेंस को चेक करने के लिए वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा ब्लैक पेपर, तो यहाँ इसको क्या किया, इस तरह से ब्लैक पेपर से ढक दिया, और हमने क्या करा, इसको रख दिया सनलाइट के अंदर।
ठीक है, सनलाइट के अंदर रख दिया, तो जो पोर्शन इस ब्लैक पेपर से, ये कौन सा पेपर था, ब्लैक पेपर, याद आया कुछ, ब्लैक पेपर से ढक दिया। ढकने के बाद क्या देखा, सनलाइट में रख दिया, कुछ देर बाद फिर देखा कि यहाँ पर जहाँ पर ब्लैक पेपर था वहाँ पर क्या हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ था, नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सनलाइट जो होगी वो भी एसेंशियल रोल जो है वो प्ले करेगी किसमें, किसी भी प्लांट के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ठीक, खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया। आगे चले, आगे चले, ये पिछले चैप्टर का मैंने पूछ लिया था। ठीक है, पता करने के लिए बच्चों तुम्हें याद रहा कि नहीं। ठीक, आगे चले। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताओ, जो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी से कौन कौन सी वेजिटेबल्स को ग्रो किया गया था, कौन कौन सी वेजिटेबल्स थी उनको ग्रो किया गया था वाई हाइड्रोपोनिक। तो क्या नाम था उनका, एक तो टोमेटो था, दूसरा सीडलेस कुकम्बर, सीडलेस कुकम्बर, और तीसरा बताओ, जल्दी टाइप करके बताओ, तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, टाइप करके बताओ। तो तीसरा था लेट्यूस, लेट्यूस। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक से बना गई वेजिटेबल्स का नाम है टोमेटो, सीडलेस कुकम्बर, लेट्यूस। ठीक है, याद रखना है, तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे चलें। अब तुम मुझे बताओ बच्चों कि सही या गलत, ट्रू या फॉल्स बताना है। 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, उनमें से क्या लेस देन 60 एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्लांट के लिए एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल फॉर प्लांट। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक, जो 105 एलिमेंट्स हैं उनमें से क्या लेस देन एलिमेंट हैं 60 जो एसेंशियल है प्लांट के लिए। बताना है आपको, ट्रू या फॉल्स, जल्दी बताओ, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताओ, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये होगा फॉल्स। कैसे, गूगली है ये, गूगली। ठीक है, कैसे गूगली है, देखो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, लेस देन 60, लेकिन ये क्या होना चाहिए, मोर देन 60 एलिमेंट जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स है। समझ में आई। तो गूगली को ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है, जो पढ़ा है एनसीईआरटी में साफ से पढ़ना है, तमीज से पढ़ना है। ठीक, तो ऐसी गूगली से बचना है। अब तुम मुझे बताओ बच्चों लोग, जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी था, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, प्लांट्स के लिए जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी था एलिमेंट्स का, उसमें 3 स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। ठीक है, उनमें से बताना है क्या मैंने ये तीनों सही बोले हैं या तीनों गलत बोले हैं। ठीक, तो पहला क्राइटेरिया क्या था कि किसी भी प्लांट के अंदर, पहला बोल रहा था किसी भी प्लांट के अंदर जिस एलिमेंट की कमी है वो उसी एलिमेंट से पूरी हो सकती है, किसी दूसरे से नहीं। पहला ट्रू है या फॉल्स, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आंसर आना चाहिए, 100% का आंसर। ठीक, फटाफट आंसर दो। क्या रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, नॉट रिप्लेस बाई अदर, किसी दूसरे से रिप्लेस नहीं की जा सकती। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया।
किसी दूसरे से रिप्लेस नहीं की जा सकती। सेकंड की अगर हम बात करें तो दूसरे का बताओ, ये बताओ। द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। जो भी एलिमेंट होते हैं वो प्लांट की मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। ट्रू या फॉल्स, जल्दी बोलो। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। किसी भी प्लांट की मेटाबॉलिज्म में उसके एलिमेंट्स, जो मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे। तीसरा क्राइटेरिया क्या था? किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, ये एलिमेंट्स एसेंशियल होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? उनकी लाइफ जो होगी वो क्या हो जाएगी? लाइफ जो हो जाएगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी एक तरह से। वो अपना लाइफ साइकिल जो होंगे वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर वो एलिमेंट नहीं होंगे तो। सही है या गलत? तो ये भी सही है। तो पहला स्टेटमेंट मैंने क्या बोला? कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट की कमी वही एलिमेंट पूरी कर सकता है, किसी और दूसरे से रिप्लेस नहीं की जा सकती। दूसरा बोला कि एक प्लांट की मेटाबॉलिज्म के लिए क्या करते हैं? प्लांट की मेटाबॉलिज्म के लिए क्या करते हैं? ये जो हैं एलिमेंट्स एसेंशियल होते हैं। तीसरी बात मैंने क्या बोली कि किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। ये नहीं होंगे तो इनकी जो होगी नॉर्मल ग्रोथ क्या होगी? डिक्लाइन हो जाएगी, खराब हो जाएगी। नॉर्मली ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे अगर ये एलिमेंट नहीं होंगे तो। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक और क्वेश्चन बताओ। ये बताओ बच्चों कि ये जो एलिमेंट हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में हमने यहाँ पर एक बीकर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया, वाटर एंड मिनरल, ठीक है। वाटर डाल दिया एंड मिनरल डाल दिया है, ठीक। अब हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में ये क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए प्योर, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसमें कंटामिनेशन कर दूं, कुछ और इसमें डाल दूं, तो क्या होगा? क्या जो प्लांट है वो नॉर्मल ग्रोथ करता रहेगा, प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ होगी, या फिर प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा, नॉट ग्रो प्रॉपरली? बताओ, अगर मैं कंटामिनेशन कर दूं तो क्या प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सही बात है। अगर यहाँ से कोई भी कंटामिनेशन कर दिया, कोई भी अदर थिंग इसमें डाल दी, तो क्या होगा? प्लांट जो होगा सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में जो भी वाटर, मिनरल्स, आयंस जो भी यूज़ कर रहे हैं वो कंटामिनेशन फ्री होने चाहिए। समझ में आ गया? आगे चलें क्या? अब ये बता दूं, जो जूलियस वॉन सैक थे, जूलियस वॉन सैक, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे या फिर ब्रिटिश या फिर जर्मन? बॉटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट? बताओ जल्दी। बॉटनिस्ट, ठीक है। ये ब्रिटिश थे या जर्मन? जूलियस वॉन सैक ब्रिटिश थे या जर्मन? तो ये कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट। सही, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलें बच्चा। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमको बताओ, जो एलिमेंट्स थे, ये जो एलिमेंट्स थे उनको हमने क्वालिटी के बेस पर डिसाइड किया या फिर क्वांटिटी के बेस पर? जो एलिमेंट्स थे उनको हमने डिवाइड किया था क्वालिटी के बेस पर या फिर क्वांटिटी के बेस पर? किसी भी प्लांट में क्वालिटी के बेस पर डिसाइड किया था या क्वांटिटी के बेस पर? तो वो था क्वांटिटी, ठीक है। कितना उस प्लांट को ज़रूरत है
उस बेसिस पर हमने क्या किया था, इसे डिसाइड किया था। ठीक, तो ये दो तरह के बने क्वांटिटी के बेस पर, एक तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे कौन से थे, माइक्रो। जल्दी बताओ, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे, इधर देखो, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, उनकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, उनकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी। कितनी होती है, ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी। इसी को कैसे लिखा जा सकता है, एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। एक्सेस एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। ड्राई वेट तो याद रखना है, ड्राई वेट का होता है, क्वेश्चन में बदल के दे सकता है। ठीक है, ड्राई वेट की जगह कुछ और दे सकता है, तो ये ध्यान रखना है, ड्राई वेट। देखो, क्वांटिटी के बेस पर बताया था। ठीक है, अगर इसकी क्वांटिटी 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा होगी तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। ठीक, तो मुझे बता दो यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स के नेम कौन कौन से हैं जो प्लांट में मैक्रोमोलिक्यूल्स के तौर पर काम करते हैं, जल्दी बताओ। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, कौन मांगे पी के से कार। कौन मांगे पी के से कार। कौन मांगे पी के से कार। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम, ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनका नंबर कितना है, टोटल है 9। कैसे याद रखोगे, मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा है, तो 9 होंगे। टोटल एसेंशियल एलिमेंट कितने हैं, चलो यहाँ पर ये बता दूँ, जो मैक्रो एंड माइक्रो को मिलाकर टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं, यह बताओ। टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स, टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं, फटाफट बोलो। तो 17 है। कितने हैं, 17, जिनमें से मैक्रो कितने हैं, 9 है। मैक्रो बड़ा है तो 9 हो जाएंगे। एंड माइक्रो कितने होंगे, ये 9 है, तो माइक्रो कितने हैं, 8। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 17। ठीक है, तो याद रखना है, मैक्रो बड़ा मतलब बड़ा अक्षर होगा, 9 होंगे। तो ये याद करेंगे कैसे, कौन मांगे पीके से कार। कौन मांगे पीके से कार, पीके अमीर आदमी है। ठीक, ऐसे याद रख सकते हो। ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम। ठीक है, अब मुझे यही बता दो तुम यहाँ पर बच्चा लोग, माइक्रो का भी बता दो। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसको बता दो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको क्या है, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी होनी चाहिए। कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, लेस देन 10 मिलीमोल ऑफ ड्राई वेट। ठीक है, ड्राई वेट का कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो इसको याद कैसे करेंगे, कल फिर क्यों बाहर निकली मोदी जी की ZNMN। ठीक है, आप कुछ भी याद करने के लिए आप कुछ भी निमोनिक बना सकते हो। ठीक,
कल फिर क्यों बाहर निकली, हम तो ऐसे याद कराते हैं, कल फिर क्यों बाहर निकली मोदी जी की ZNMN। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्लोरीन, आयरन, कॉपर, ब्रोमीन, निकल, मोलिब्डेनम, जिंक एंड मैंगनीज। ठीक, ये कौन से हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी। ठीक, आगे चलें, आगे चलें। इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स में मुझे बता दो बच्चा लोग, कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट। इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स में से मुझे बता दो कौन से एलिमेंट्स को बोला जाता है बेनिफिशियल। तो SSC से बेनिफिट, ऐसे याद रख सकते हो तुम। तो सोडियम हो जाएगा, दूसरा कौन होगा, जल्दी बोलो, जल्दी लिखो, जल्दी टाइप करो। सिलिकॉन, सोडियम, सिलिकॉन और सेलेनियम। सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम एंड हो जाएगा आपका कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट, सोडियम Na, सिलिकॉन Si, सेलेनियम Se, कोबाल्ट। ठीक है, तो SSC से क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो ऐसे कैसे एलिमेंट हो गए, सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कोबाल्ट। मेरे साथ बोलो, सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कोबाल्ट। ठीक है, समझ में आ गया, इन्हें बोलते हैं हम बेनिफिशियल एलिमेंट। अब मैं बात करूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको ग्रुप किया गया था 4 कैटेगरी पर। इन जो एलिमेंट्स को, जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे, उनको ग्रुप किया गया था 4 कैटेगरी में। बच्चा लोग बताओ वो किस बेसिस पर किया गया था, फंक्शन के बेसिस पर किया गया या फिर उनकी यील्ड के बेसिस पर किया गया, बताओ। उनके फंक्शन के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया या फिर उनकी यील्ड पर। तो उनके फंक्शन, किस पर, फंक्शन, कि वो अलग अलग फंक्शन शो कर रहे हैं, इसके बेसिस पर उन्हें क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक, डिवाइड किया गया। अब बताओ मेरे को, एसेंशियल एलिमेंट दैट आर द कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट। एनर्जी रिलेटेड आपको बताना है, एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट इन प्लांट। कौन से एलिमेंट होंगे एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट बनाएंगे, वो कौन से होंगे, Mg+2। ठीक है, और एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड कौन से हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे बताओ, Mg इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो मैग्नीशियम है वो एक पार्ट होता है। ठीक, क्लोरोफिल इन मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड एटीपी के अंदर भी मैग्नीशियम मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट हो गए। अगर मैंने बच्चा लोग यही पूछ दिया, ऐसा कौन से एसेंशियल एलिमेंट हैं जो कंपोनेंट होते हैं बायो मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट, फटाफट बताओ। इस बायोमोलिक्यूल और स्ट्रक्चरल
एलिमेंट में कौन से एसेंशियल एलिमेंट इंक्लूड किए जाते हैं? स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल। किसी भी सेल का स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाने के लिए कौन कौन से जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं? वो ये हो जाएंगे CHON। कौन से याद कर लो, कौन? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है, आगे चलें बच्चों, आगे चलें बच्चों लोग। हम बोलत हैं तुमसे अगला अपना हम बोलते हैं आपसे बच्चा लोग क्या? एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम। एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट एंड इनहिबिट एंजाइम, बताओ। जो एक्टिवेट करे एंड इनहिबिट करे। एंजाइम को, तो ऐसे कौन से होंगे? तो वो हो जाएगा एक मैग्नीशियम Mg+2। ये किसकी तरह काम करता है? एक्टिवेटर फॉर रुबिस्को एंड पेप्केज। ठीक है, रुबिस्को एंड पेप्केज के लिए क्या होगा? एक्टिवेटर। ये किसकी तरह काम करता है? एक्टिवेटर। ठीक है, किस में काम करेगा? एक्टिवेटर की तरह जो है Mg+2 काम करेगा रुबिस्को, रुबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को में। एंड दूसरा जो होगा पैकेज फॉस्फोनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, समझ में आ गया। रुबिस्को जो होगा वो किसका? रुबिस्को के अंदर Mg+2 कैसे काम करेगा? एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। वही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में भी किसकी तरह काम करेगा? एक्टिवेटर। ठीक है, मैंने बोला बोथ, तो आंसर क्या टिकाना है? बोथ सही है। और किसकी तरह काम करेगा? एक्टिवेटर। ये भी याद रखना है, कभी कभी इनहिबिटर भी लिख दे सकता है उसमें। ठीक, तो बच्चा लोग आपको क्या याद रखना है कि वो एक्टिवेटर की तरह काम करता है। यही मैं आपसे पूछूं बच्चों, ये रहा मेरा अगला सवाल, पूरी दम से बता दो इसका आंसर। जिंक जो होगा, जिंक भी एक उसकी तरह काम करेगा। तो Zinc+2 ये भी कैसा होगा? एक्टिवेटर। अब बता दो ये किसके लिए होगा? फटाफट से टाइप कर दूं, जो जिंक होगा वो किसके लिए एक्टिवेटर की तरह काम करेगा? एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में ये किसकी तरह काम करेगा? एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। और एक और एलिमेंट आपकी एनसीईआरटी में दिया है मोल्बिडेनम। ये किसकी तरह काम करने वाला है? एक्टिवेटर ड्यूरिंग द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये किस में काम करेगा? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो होगा MO मोल्बिडेनम काम करेगा। Zinc+2 एक्टिवेटर होगा एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज का। वहीं पर Mg+2 एक्टिवेटर होगा रुबिस्को एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। समझ में आ गया? समझ में आ गया। मैंने पूछा स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन होंगे, तो वो होगा कौन? मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एनर्जी रिलेटेड कौन होंगे? Mg+2 होगा जो क्लोरोफिल के अंदर होगा और ATP के अंदर होगा। ठीक है। सम एलिमेंट्स कैन ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। बताओ, जो बॉडी का ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ऑल्टर कर दे प्लांट के अंदर,
पोटेंशियल को अल्टर करने वाला एलिमेंट बताओ, तो वो क्या होगा, पोटेशियम। ठीक है, टर्जिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो पोटेशियम होता है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग के लिए भी होता है या क्लोजिंग के लिए होता है या दोनों के लिए, ओपनिंग या फिर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा या बोथ, जल्दी बताओ। पोटेशियम होता है ओपनिंग के लिए होता है या क्लोजिंग के लिए होता है स्टोमेटा की, तो यहाँ पर आएगा दोनों, ओपनिंग भी कराएगा क्लोजिंग भी कराएगा पोटेशियम। ठीक, समझ में आ गया। आगे चले, अब तुमको बताना है बच्चा लोग, तुमको बताना है यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में प्लांट के द्वारा जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा, एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट से। ठीक है, प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, तो मेनली वर्ड लिखा हो तो वो होगा NO3 नेगेटिव। समझ में आ गया, NO3 नेगेटिव मेनली इसमें करता है। लेकिन कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में, ठीक है, ख्याल आया है, लेकिन क्या ख्याल आया है कि इसको क्या होगा बच्चा लोग, ये कभी कभी ले लेता है किसकी फॉर्म में, NO2 नेगेटिव एंड NH4 अमोनिएटेड आयन की फॉर्म में और NO2 नेगेटिव की फॉर्म में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, एक स्टेटमेंट मैंने एक स्टेटमेंट बोला, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट ऑफ प्लांट पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ट्रू या फॉल्स। जो नाइट्रोजन होता है ऑल पार्ट ऑफ प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होता है। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड कर सकते हो उनके लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है क्या, स्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ट्रू या फॉल्स, फटाफट बोलो, फटाफट आंसर दो, ट्रू या फॉल्स। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है। ठीक, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो मैक्सिमम पार्ट में पाया जाता है, प्लांट की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, और ये मेनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जाएगा एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। कहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होंगे, मेटाबॉलिकल एक्टिव होंगे, डिवाइड कर सकते हैं, पर्टिकुलरली डिवाइडिंग, या फिर बोले तो मेटाबॉलिकली एक्टिव। समझ में आ गया। ठीक है, किसी ने तुमसे बोल दिया रास्ते में जाते हुए क्या नाइट्रोजन हर पार्ट की प्लांट के हर पार्ट के लिए जरूरी होता है, तो तुमने बोला हाँ। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रहेगा पर्टिकुलरली या मेटाबॉलिक एक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक, मैंने बोला कि ये जो नाइट्रोजन जो है दिख रहा है तुम्हें, नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन क्या न्यूक्लिक एसिड में पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाएगा क्या, फटाफट बोलो। न्यूक्लिक एसिड क्या, RNA, DNA, ठीक है, इनके अंदर क्या पाया जाएगा, तो तुमने बोला हाँ सर पाया जाएगा। ठीक है, हाँ सर पाया जाएगा। मैंने बोला भाई अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, क्या बोला मैंने,
कि कैल्शियम जो होता है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। कैल्शियम जो होता है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, फटाफट से बोलो। तो ये हो जाएगा +2, कैल्शियम +2 आयन की फॉर्म में जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा। ठीक है। कैल्शियम जो होता है क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, ट्रू या फॉल्स बताना है। कैल्शियम क्या सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में मदद करता है क्या? क्या ये जो कैल्शियम है सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में मदद करता है? फॉर्मेशन बोलो, सिंथेसिस बोलो, सिंथेसिस में मदद करता है। जो कैल्शियम +2 है क्या सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन या सिंथेसिस में हेल्प करता है, मदद करता है क्या? ट्रू या फॉल्स, फटाफट ट्रू या फॉल्स बता दो मेरे को, बता दो बच्चा लोग, प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हो गई गूगली। क्या गूगली है देखो, बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ क्या गूगली है। यहाँ गूगली क्या है, क्यों गलत है ये? तो यहाँ हो गया ये गलत। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन या सिंथेसिस के लिए नहीं, सेल वॉल। यहाँ पर अगर मैं बोला होता सेल वॉल कि फॉर्मेशन या सिंथेसिस में मदद करता है तो ये रहता ट्रू। हाँ नो डाउट कि ये जो होता है सेल, जो कैल्शियम होता है वो सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ना कि फॉर्मेशन में। ठीक है, समझ में आ गया? आप गलत तो नहीं करोगे, अब ये गूगली तो नहीं करोगे? बताओ जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ करोगे या नहीं करोगे। बोलो जल्दी बोलो बच्चों। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग जो होगी, नॉर्मल फंक्शनिंग उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, और बनाएगा किसको, सेल वॉल के फॉर्मेशन में या सिंथेसिस में। अब बताओ मिडिल लेमेला जो होता है वो किसका बना होता है? मिडिल लेमेला जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो वो होता है कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, मिडिल लेमेला किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। ठीक, आगे बोल रहा हूं मैं। ठीक, मैंने बोला कि स्पिंडल फॉर्मेशन में क्या कैल्शियम मदद करता है? जो कैल्शियम होता है स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करता है। कैल्शियम जो होता है क्या स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करता है? तुमने कहा ठीक, मैंने कहा ठीक करता है। तुमने कहा सर ठीक, मैंने कहा ठीक करता है। ठीक है, कैल्शियम जो होता है वो सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करता है। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट मेनली मिडिल लेमेला को बनाता है। दूसरी बात, जो सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम जरूरी है। कैल्शियम जो होता है स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया? ठीक है, कैल्शियम के फंक्शन समझ में आ गए। कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है वाई मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। जो नाइट्रोजन था वो भी पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेटाबॉलिकली एक्टिव के द्वारा लिया जा रहा था, वही कैल्शियम भी होता है वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर बोले तो डिफरेंशिएटिंग सेल को चाहिए होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। यहीं पर मुझे बता दो, जो आयरन होता है, आयरन Fe, आयरन बोले तो शुद्ध इंग्लिश में ऐसे लिखे आयरन, ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। तो ये जो होगा फेरस या फेरिक, जल्दी बताओ। फेरस
या फिर फेरिक? फटाफट आंसर टाइप करो। फेरिक। फेरस बोले तो Fe+2 और फेरिक बोले तो Fe+3। ठीक, तो ये होगा फेरिक फॉर्म में, फेरिक फॉर्म में Fe+3 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा प्लांट के द्वारा। ठीक, अब एक बात और पढ़ लो इसके बारे में, एक बात और बता दूं कि जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता था, कल फिर क्यों बाहर निकली मोदी जी की ZNMN, कल फिर मतलब आयरन हो जाएगा Fe। ये जो होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, नो डाउट। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है और माइक्रो में भी सबसे ज़्यादा अमाउंट में यूज होता है। माइक्रो में भी ये मैक्सिमम अमाउंट में यूज किया जाता है। समझ में आ गया? प्लांट के द्वारा माइक्रो तो है, कम है, लेकिन माइक्रो में भी सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाए अगर पूछ ले तो वो कौन होता है? आयरन। अब एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, तुम्हें बताना है कि जो आयरन होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है लाइक फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है लाइक फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। जल्दी बोलो। तो ये बात मैंने क्या बोली? ट्रू बोली। ठीक है, ट्रू बोली। यहीं पर बताओ, जो आयरन होता है वो किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? एक्टिवेट करता है तो वो हो जाएगा कैटेलेस। कैटेलेस। ठीक है, कैटेलेस एंजाइम को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। और ये क्या कर सकता है? रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज भी कर सकता है Fe+2 Fe+3 में। ठीक, आगे चलो, आगे चलो। मुझको बताओ कि जो मैग्नीशियम होता है Mg+2, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम जो होता है, क्या ये न्यूक्लिक एसिड में पाया जाएगा? उसके सिंथेसिस में हेल्प करेगा? न्यूक्लिक एसिड बोले तो DNA और RNA की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तुमने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। आगे चलें, आगे चलें। क्या ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा? क्या ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा? बताओ, राइबोसोम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा? तो ये करेगा, सही बात है। अब मुझको बता दो, जो सल्फर होता है, सल्फर वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? जो सल्फर होता है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? तो SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, ऐसे भी लिखा जा सकता है, सल्फेट आयन। किसकी फॉर्म में? सल्फेट आयन की फॉर्म में जो होगा प्लांट सल्फर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब मुझे बताओ, ऐसे दो अमीनो एसिड का नाम बताओ, अमीनो एसिड जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट हो, सल्फर जो हो वो प्रेजेंट हो। फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। तो ये क्या होंगे? सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सिस्टीन एंड दूसरा जो हो जाएगा मिथियोनिन। सिस्टीन हो जाएगा और मिथियोनिन जो हो जाएगा वो क्या करते हैं? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं।
अगला मुझे जवाब बताओ, पोटेशियम जो होगा वो टर्जिडिटी ऑफ सेल को मेंटेन करेगा। पोटेशियम जो है वो टर्जिडिटी ऑफ सेल को मेंटेन करेगा। ये सही बात है। ठीक, आगे बढ़े। हाँ हाँ, यहाँ पर एक बात और बताओ, और बताओ, मजा आएगा भी। फॉस्फोरस जो होता है वो किस फॉर्म में, फॉस्फोरस जो होता है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? फटाफट बोलो। फॉस्फेट। तो ये किसकी फॉर्म में होगा? फॉस्फेट आयन की फॉर्म में। ये क्या क्या हो सकते हैं? H2PO4 नेगेटिव हो सकता है, या फिर बोले तो HPO4 2 नेगेटिव। समझ में आ गया? समझ में आ गया? H2PO4 नेगेटिव या HPO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में जो होगा फॉस्फोरस एब्जॉर्ब किया जाएगा। क्या फॉस्फोरस जो होता है सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्या फॉस्फोरस सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है? तुमने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। आगे चलें, आगे चलें बच्चों। क्या करना है? लगातार आंसर टाइप करते रहना है। ठीक, देखनी है आपकी मेमोरी पावर जो है वो कितनी है, कितना रिटेन कर पा रहे हो, कितना रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक, समझ में आ रहा बच्चों? प्यारे बच्चों, बताओ अब तक कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा? धुआं बिखेर दो, चैट बॉक्स में धुआं बिखेर दो, जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी बताओ। आगे बढ़े क्या? ठीक है, तो मुझको बता दो बच्चा लोग, तुम जो मैग्नीज होता है क्या वो वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करता है? मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं, मैगनीज, मैगस्थनीज नहीं। ठीक है, बता दो भाई। मैग्नीज, मैग्नीज जो होता है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, पहले तो यही बता दो। तो वो करता है Mn+2 में। ठीक है, अब क्या ये वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करता है? वाटर स्प्लिटिंग के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, बताओ, वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करेगा? तुमने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। आगे चले, आगे चले बच्चा लोग। मैंने एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, तुम्हें बताना है वो सही है या गलत है। जो मैग्नीज होता है वो एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। समझ में क्या आया? जो Mn+2 होता है वो एक्टिवेटर की तरह काम करता है, एक्टिवेटर की तरह काम करता है। किधर किधर? फोटोसिंथेसिस में। दूसरा मैंने बोला नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म के अंदर। तीसरा बोला रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में। क्या ये बात सही है या गलत? जल्दी बोलो। मैग्नीज जो होता है वो वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को लिबरेट करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सही बात है। वाटर स्प्लिटिंग कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस में होती है। तो फोटोसिंथेसिस में एक्टिवेटर की तरह काम करता है, सही बात है। रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी क्या की तरह काम करता है? ये Mn+2। तो ये बात क्या है? सही है। ठीक, अब मुझे यहाँ तुम बता दो प्यारे बच्चों, न्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो तुम मुझको, मुझको। ठीक है, क्या बताना है आपको बच्चा? कि जिंक जो होता है, जिंक जिंक जिंक, जिंक की गोली लो।
विक्स की गोली होती है वो, विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें बताना है जो जिंक होती है बच्चा, वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। जिंक +2 की फॉर्म में। ठीक है, जिंक +2 आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। जिंक जो होता है वो किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, किस एंजाइम के लिए एक्टिवेटर की तरह काम करता है, फटाफट बोल दो। स्पेशली किस के लिए काम करता है जिंक +2, स्पेशली कार्बोक्सिलेज। ठीक है, कार्बोक्सिलेज। और किसके लिए काम करता था, लेकिन अगर बोल दे स्पेशली, अगर बोल दे स्पेशली तो हम कार्बोक्सिलेज बोलेंगे। और दूसरा ये किसके लिए काम करता था, दूसरा ये काम करता था एल्कोहलिक, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस और कार्बोक्सिलेज, लेकिन स्पेशली अगर बात कर दे तो वो कार्बोक्सिलेज जाएगा आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चमका कि नहीं चमका, फटाफट बोलो, चमका कि नहीं चमका। आगे चलें क्या, चमक गया, आगे चलें। क्या जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ऑक्सीजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। जिंक जो होता है ऑक्सीजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, सही बात है। तो जिंक के बारे में क्या समझ में आया, जिंक के बारे में हमने पूछा आपसे पहले कि जिंक किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तुमने बोला Fe+2, मैंने कहा सही, तुमने कहा ठीक। फिर मैंने बोला जिंक जो होता है स्पेशली किसके एक्टिवेटर की तरह काम करता है, किस के लिए एक्टिवेटर की तरह काम करता है, तो कार्बोक्सिलेज। दूसरा जिंक एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज के लिए भी काम करता था। ठीक, अगर स्पेशली बोल दे तो कार्बोक्सिलेज करना था। फिर जिंक क्या ऑक्सीजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, तुमने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। आगे चलें, आगे चलें। अब बता दो यहाँ पर कॉपर +2, अरे आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया। चलो, कॉपर +2 ने लिखा है, इसको मैं क्यूपरस आयन की फॉर्म में बोलूं या फिर क्यूपरिक, बता दो। क्यूपरिक आयन बता दो फटाफट। ठीक है, तो हमारे पेपर में क्या लिख के आया, क्यूपरस या क्यूपरिक। आपको बताना है कॉपर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, Cu+2 नहीं लिखे है, तो क्या बताओगे, तो आपको बताना है क्यूपरिक। ठीक है, कॉपर +1 और +2 शो कर सकता है, +1 +2। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बच्चा लोग क्या कहलाएगी, इक। और जो लोअर वाली होती है वो अस, जनरली अस। ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉपर +2 में है, मैक्सिमम है, तो एक एसिड ऐसे याद रख सकते हो। समझ गए, ऐसे याद रख सकते हो, समझ गए क्या, आगे बढ़े क्या। तो ये भी जो है वो भी क्या कर सकता है, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज कर सकता है फ्रॉम कॉपर+2, कॉपर +1 टू +2। ठीक है, और एक और मैंने पीछे बताया था, कौन था, आयरन। आयरन भी कैसा कर सकता है, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज कर सकता है फ्रॉम Fe+2 टू Fe+3। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आयरन भी ऑक्सीडाइज कर सकता है Fe+2 से +3 के अंदर।
वहीं कॉपर भी ऑक्सीडाइज कर सकता है रिवर्सिबली। कहाँ से कहाँ तक? कॉपर +1 से +2 तक। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? चमक गया? आगे चलें? चमक गया तो आगे चलें। मुझको बताओ बच्चा लोग कि जो बोरोन होता है ना, बोरोन वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? बोरोन जो होता है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? ठीक है, तो BO3 3 नेगेटिव या B4O7 2 नेगेटिव। BO3 3 नेगेटिव या B4O7 2 नेगेटिव की फॉर्म में क्या कर सकता है? ये एब्जॉर्ब होता है। चलो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तुम्हें बताना है वो ठीक है या नहीं। तुमको बताना है बच्चा लोग कि जो बोरोन होता है वो सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, एंड सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, दूसरा सेल डिवीजन में हेल्प, डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, डिफरेंशिएशन में। तीसरा बोला मैंने सेल का इलोंगेशन कराएगा, इलोंगेशन, और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। मैंने बोला ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है या फॉल्स? तो तुमने बोला ट्रू है सर, क्योंकि पोलन ग्रेन जर्मिनेशन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल इलोंगेशन, ट्रांसलोकेशन और कार्बोहाइड्रेट, इन सब में बोरोन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक, तो क्या होगा? बोरोन हमारा आंसर जाएगा। एक बात बताओ, जो बोरोन होता है क्या रिक्वायर्ड होता है फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का यूटिलाइज हो जाए इसके लिए क्या जो होता है बोरोन वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो कैल्शियम अपटेक के लिए भी बोरोन जो होगा वो क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। समझ में आ गया? बोरोन कैल्शियम के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन में जो होगा रिक्वायर्ड होगा। समझ में आ गई? अगर बोरोन नहीं तो कैल्शियम का भी खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत हो गई ये बोरोन। बोरोन कौन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? आप कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ बच्चा लोग कि जो क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस, क्लोरोसिस ये क्या होता है? क्लोरोसिस होता क्या है? तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग, लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीफ। पत्तियां क्या होती हैं? पीली पड़ जाती हैं, येलोइंग ऑफ लीव्स। ये क्या हो जाएगा? क्लोरोसिस। अब बताओ एलिमेंट कौन कौन से होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होता है? डेफिशिएंसी से क्या होता है? क्लोरोसिस होता है। फटाफट बोलो। तो इसको याद रखेंगे। मोना ने सन, मोना ने सन के लिए आयरन मैन से मांगी जिंदगी। मोना ने सन के लिए आयरन मैन से मांगी जिंदगी।
मोना ने सन के लिए आयरन मैन से मांगी जिंदगी। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मोना ने सन के लिए आयरन मैन से मांगी जिंदगी। ये किसके लिए हो जाएंगे? क्लोरोसिस को याद करने का तरीका है। ठीक है, आप चाहें तो अपना बना सकते हैं। ओके, तो मॉलिब्डेनम हो जाएगा एस सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड जिंक। ये क्या हो जाएंगे? ऐसे एलिमेंट्स जिनकी कमी से क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़े। अब मुझे बता दो तुम बच्चा लोग, इमोबाइल एलिमेंट का नाम। कौन सा एलिमेंट है जो इमोबाइल है? इमोबाइल एलिमेंट का नाम बता दो, फटाफट बोलो। तो ये हो जाएगा कैल्शियम। ठीक, अब ये बताओ कि जो इमोबाइल एलिमेंट है इनकी वजह से सबसे पहले किस में डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी? यंगर पार्ट में या ओल्डर? यंगर पार्ट में मिलेगा या फिर ओल्डर पार्ट में? तो वो होगा यंगर, क्योंकि ओल्ड पार्ट से यंग में जा नहीं पाएगा, इमोबाइल है। तो क्या होगा? सबसे पहले डेफिशिएंसी किस में देखने को मिलेगी? यंगर पार्ट में। ठीक, हो गया। आगे बोले क्या? एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, बताना सही है या गलत। कैल्शियम इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। Calcium is a part of structural component of the cells. Calcium is the structural component of the cell. ट्रू है या फॉल्स? कैल्शियम जो होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल होता है, ट्रू या फॉल्स? तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया? अब बताओ, ये जो नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस वो कौन कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होता है? नेक्रोसिस कौन कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी होता है? तो होता है करीना कपूर मांगेकार। करीना कपूर मांगेकार। पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक, नेक्रोसिस हो जाएगा। अब इनहिबिशन इन सेल डिवीजन, इनहिबिशन इन सेल डिवीजन, फटाफट बोलो। इनहिबिशन इन सेल डिवीजन ये किस में होगा, किसकी वजह से? तो मुंह से न कहो सेल डिवीजन करने को, मुंह से ना कहो सेल डिवीजन करने को, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, मुंह से ना कहो सेल डिवीजन करने को। ठीक, तो जाएगा मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। यहीं पर मुझे बता दो, डिले इन फ्लावरिंग, डिले इन फ्लावरिंग कौन कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होगी? फटाफट बोलो, डिले इन फ्लावरिंग कौन कौन सी? तो ये हो जाएगा मोशन। ठीक है, तो याद हो गया, मोशन है फिर भी डिले हो रहा है फ्लावरिंग में, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब मैंने तुमसे बोला कि अगर इनकी कंसंट्रेशन एलिमेंट कम ही हो गई तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी हो जाएगी। कौन सी सिटी हो जाएगी? टॉक्सिसिटी। कौन सी सिटी?
टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब मैंने बोला कि जो Mn की टॉक्सिसिटी होता है, Mn की टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, Mn की टॉक्सिसिटी होती है, ओके। तो मुझे बताना है जो मैंगनीज होता है वो compete करता है विद कौन कौन से एलिमेंट के फॉर अपटेक विद द मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग द एंजाइम, ठीक। तो बताओ किस किस से कंपटीशन करता है, ये किस किस से कंपटीशन करता है। तो ये हो जाएगा Mn, किस किस से करेगा, Mg से और आयरन से क्या करेगा, कंपटीशन करेगा बाइंड अपटेक के लिए, बाइंडिंग ऑफ विद एंजाइम के लिए। मैग्नीज जो होता है वो इनहिबिट करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ विच एलिमेंट इन सूट एपेक्स। ये जो मैग्नीज होता है वो इनहिबिट करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ विच एलिमेंट, ट्रांसलोकेशन ऑफ विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, फटाफट टाइप कर दो प्यारे बच्चों। तो तुमने बोला क्या, तुमने बोला कैल्शियम, मैंने बोला कैल्शियम, आंसर हो गया सही, ठीक। तो ट्रांसलोकेशन सूट एपेक्स में, कहाँ पर, सूट एपेक्स के अंदर ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करेगा Mn, ठीक, समझ में आ गया। और कंपटीशन किसके साथ करेगा, Mg और आयरन के साथ, समझ में आ गया, Mg और आयरन के साथ कंपटीशन करेगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि Mn की टॉक्सिसिटी क्या करेगी, कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को रोक देगी, मैग्नीशियम और आयरन के साथ compete करेगी। आगे चले, तो यहाँ देखो बच्चों, मैंने तुमसे पूछा कि जो नाइट्रोजन साइकिल होता है ना, ठीक, तो उसमें नाइट्रिफिकेशन होता है और डीनाइट्रिफिकेशन होता है। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रेट जो प्रेजेंट होगा सॉइल में वो रिड्यूस होके किसके अंदर, नाइट्रोजन में बदल जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, नाइट्रेट जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस, और रिड्यूस होके किस में बदल जाएगा, नाइट्रोजन में। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब तुम्हें बताना क्या है, तुम्हें ये बताना है कि कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन कॉज करते हैं। तो ये हो जाएगा स्यूडोमोनास एंड दूसरा कौन सा है, जल्दी टाइप करो, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, समझ में आ गया। वो कौन होंगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। अब मुझे बता दो तुम, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, रिडक्शन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रोजन, अमोनिया का नाइट्रोजन टू अमोनिया, नाइट्रोजन का रिडक्शन होके अमोनिया का फॉर्मेशन होना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन
फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब मुझे बताओ, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक इस तरह से रिएक्शन लिखी है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ऊपर दिया है आपको नाइट्रोजनेज एंजाइम, और ये क्या बना रहा है, अमोनिया। अमोनिया हो गया, ठीक है। तो ये क्या दिया है, अमोनिया। तो ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक्सक्लूसिवली किस में प्रेजेंट होता है, तो ये होता है इन प्रोकैरियोट्स मोनेरा के मेंबर्स, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिवली होगा प्रोकैरियोट्स के अंदर। समझ में आ गया। अब मुझे बता दो कौन से हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, N2 फिक्सेशन, ठीक है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो वो हो जाएंगे एज़ेटोबैक्टर और वीजरनिकिया, एज़ेटोबैक्टर, वीजरनिकिया और रोडो स्पाइरुलम। एज़ेटोबैक्टर, वीजरनिकिया, रोडोस्पाइरुलम, ये कैसे होंगे, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होंगे। अगर मैं बोल दूं फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, तो ये हो जाएंगे एज़ेटोबैक्टर एंड वीजरनिकिया, ये कैसे होते हैं, एरोबिक, ठीक है। और एन एरोबिक लिख दूं तो रोडोस्पाइरुलम, एन एरोबिक क्या होगा, रोडोस्पाइरुलम। समझ में आ गया। फ्री लिविंग दोनों तीनों है, लेकिन अगर एरोबिक की बात कर दी जाए तो एज़ेटोबैक्टर एंड वीजरनिकिया हो जाएगा, और एनारोबिक हो गए तो क्या होगा, रोडोस्पाइरुलम। समझ में आ गया। अब मुझे बता दो, मुझे बताओ बच्चों कि जो राइजोबियम होता है वो कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, राइजोबियम फ्री लिविंग होता है या फिर सिम्बायोटिक होता है या फ्री लिविंग। तो राइजोबियम जो होता है वो कैसा होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, ठीक है। किसके साथ इसका रिलेशन होता है, राइजोबियम का शेप भी बता दो, शेप क्या होता है, तो ये कैसा होता है, रोड शेप। कैसा शेप होता है, रोड शेप बैक्टीरिया होता है, ओके। तो लेग्यूम्स के साथ ये किसका रिलेशन के साथ रहेगा, लेग्यूम्स। समझ में आ रहा है। और नॉन लेग्यूमिनस में बोल दूं मैं तो, नॉन लेग्यूमिनस के अंदर बोल दूं तो, नॉन लेग्यूम्स के अंदर कौन आएगा, उसके अंदर कौन आता है भाई, फ्रैंकिया। कौन सा प्लांट, एलनस, ठीक है। फ्रैंकिया नॉन लेग्यूम, एलनस राइजोबियम लेग्यूम्स के अंदर होगा, सच एज अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, ये लेग्यूम्स है, इनके अंदर राइजोबियम का एसोसिएशन मिलेगा। वहीं एलनस नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, तो उसमें कौन करेगा,
फ्रैंकिया फ्रैंकिया। ठीक है, एक स्टेटमेंट बोला हूँ मैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि जो राइजोबियम है और फ्रैंकिया है वैसे तो फ्री लिविंग रहेंगे सॉइल में, बट सिम्बायोंट की तरह काम करते हैं फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नॉर्मली राइजोबियम एंड फ्रैंकिया जो होंगे फ्री लिविंग होंगे, लेकिन सिम्बायोंट की तरह काम करेंगे जब वो सॉइल के अंदर एसोसिएशन बनाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब मुझे बता दो, जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है उसका क्या नाम है? ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है उसका नाम बता दो। तो वो क्या होता है? लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन या फिर लेगुमिनस हीमोग्लोबिन, इसी को क्या बोल देंगे? लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर। रेड एंड पिंक मार्क होता है, ठीक है, कैसा? रेड एंड पिंक। ठीक है, आगे बताओ, आगे बात कर रहे हैं हम, तो ये बताओ, रूट हेयर्स जो होते हैं, रूट हेयर्स जो होते हैं वो कौन से सेल से निकलते हैं? तो वो होते हैं एपिडर्मल सेल। रूट हेयर। अब मुझे बताओ तुम, सोयाबीन के अंदर रूट नोड्यूल्स बनती है, रूट नोड्यूल्स बनती है, ठीक है, बनती है। ये बताओ, आउटर कॉर्टेक्स में जाता है या इनर कॉर्टेक्स में? जो इन्फेक्शन थ्रेड होता है वो इनर कॉर्टेक्स में जाता है या आउटर, या आउटर? तो वो किस में होगा? इनर कॉर्टेक्स में। ठीक है, अब मैंने बोला कि मुझे एक N2 को फिक्स करना है, एक नाइट्रोजन को फिक्स करना है, तो मुझे हाउ मैनी ATP रिक्वायर्ड होंगी? कितनी ATP जो होंगी रिक्वायर्ड होंगी? तो वो कितनी होंगी? 16 ATP, 16 ATP होंगी। कैसे? देखो, एक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए 2 N अमोनिया बनते हैं और हर एक से क्या होगा? हर एक अमोनिया के लिए 8 ATP की रिक्वायरमेंट होगी। ATP, ATP का नाम बता दो, चलो, सबसे सरल, सबसे सरल ATP का नाम बताओ। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या? बोलो तो बोलो तो बोलो तो बढ़े आगे। ओके, अब तुमको बताना है प्यारे बच्चों कि जो रिडक्टिव अमीनेशन होता है, रिडक्टिव एमिनेशन
होता है, रिडक्टिव एमिनेशन जो होता है उसमें अमोनिया जो होती है रिएक्ट करती है किससे? अमोनिया का फेट जो होता है दो तरह से होता है, एक रिडक्टिव एमिनेशन होता है और दूसरा कौन सा होता है? ट्रांस एमिनेशन। तो जो रिडक्टिव एमिनेशन में अमोनिया जो होती है वो रिएक्ट करती है विद अमोनिया, जो होगी वो रिएक्ट करेगी किसके साथ? अल्फा कीटो ब्यूटेरिक एसिड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से ये बता दो ये बनाएगा क्या? क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ये बनाएगा ग्लूटामिक एसिड। कौन सा एसिड? ग्लूटामिक एसिड। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिखी जाएगी? फटाफट से बोलो। इक्वेशन लिखूं तो कैसी लिखी जाएगी? अल्फा कीटो ब्यूटेरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड होता है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड है। ये रिएक्ट करेगा NH4 से, NH4 प्लस से, प्लस NADPH, NADPH यहाँ से ये किस में बदलेगा? ग्लूटामेट। और वाटर मिलेगा हमें, और दूसरा क्या मिलेगा? NADP। अब तुम्हें ये बताना है यहाँ पर कौन सा जो होगा वो एंजाइम यूज किया जाएगा। रिडक्टिव एमिनेशन में अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे अमोनिया के साथ, तो कौन सा जो होगा एंजाइम यूज किया जाएगा? तो ये हो जाएगा ग्लूटामेट हाइड्रोजनेज। ग्लूटामेट बनेगा तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज ले लेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका है। समझ में आ गया? ये कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 5 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, इसे हमने अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड को कहाँ पर पढ़ा था? बताओ कहाँ पर पढ़ा था? तो इसको हमने किधर पढ़ा था? क्रेब साइकिल के अंदर भी पढ़ा था, क्रेब साइकिल पे। ठीक है, इसके पहले भी क्या होता था? डिकार्बोक्सिलेशन होता था, इसके बाद भी डिकार्बोक्सिलेशन होता था। ठीक है, 5 कार्बन से पहले भी एक कार्बन का लॉस होता था और बाद में भी एक कार्बन का लॉस होता था। ठीक, अब तुम मुझको बता दो, तुम मुझको बताओ बच्चों कि जो ट्रांस एमिनेशन होता था ट्रांस एमिनेशन के अंदर तुम्हें बताना है ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ NH2। बताओ। तो ग्लूटामिक एसिड जो होता था वो मेन अमीनो एसिड होता था जिससे NH2 ग्रुप ट्रांसफर होता था। ये बता दो ट्रांस एमिनेशन में कौन सा एंजाइम यूज करते थे? ट्रांस एमिनेशन में कौन सा एंजाइम जो है वो यूज करते थे? तो यहाँ पर ट्रांस एमिनेज कौन सा यूज करते थे? ट्रांस एमिनेज।
तो रिएक्शन क्या थी? इसकी रिएक्शन थी कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर NH3+, इधर COO नेगेटिव, और इधर क्या होता था आपका कोई एल्काइल R ग्रुप। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करता था? अमीनो डोनर। ओके, वहीं R2, ये R1 है, ये R2 कोई एल्काइल ग्रुप है, C+O COO नेगेटिव, ये अमीनो एक्सेप्टर की तरह, एमिनो एक्सेप्टर। ठीक है, ये बनाते क्या थे? एक रिवर्सिबल प्रोसेस, जिससे R1C ये इसमें चेंज हो जाएगा, COO नेगेटिव, R ग्रुप चेंज हो गया, प्लस R2CH NH3+ COO नेगेटिव। समझ में आ गया? एक्सचेंज हो गया R1 R2 ग्रुप का, ऐसे याद रख सकते हो तुम। अब मुझे तुम बताओ बच्चा लोग, ये बताओ जो अमाइड होता है कंटेन करता है मोर एनर्जी देन द अमीनो एसिड। क्या अमाइड जो होता है उसके अंदर मोर एनर्जी होती है देन अमीनो एसिड? फटाफट बोलो, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये क्या है? ट्रू है। जो अमाइड होता है उसके अंदर जो होती है मोर एनर्जी होती है देन अमीनो एसिड। ये बताओ, जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन वो एक्सपोर्ट करता है फिक्स्ड नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ, एक्सपोर्ट करता है फिक्स्ड नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ यूरिडीज। किसकी फॉर्म में करेगा? यूरिडीज। समझ में आ गया? सोयाबीन को किसकी फॉर्म में करता है? यूरिडीज की फॉर्म में। ये जो यूरिडीज होता है इसके अंदर हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होता है या कार्बन टू नाइट्रोजन? तो इसके अंदर हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होता है। याद कैसे रखेंगे? NCR, हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर है वो डन हो गया है। ओके बच्चा लोग, अब तुम मुझे यहाँ बता दो, तुम ये बताओ मुझे कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? प्लांट के अंदर, प्लांट है, प्लांट के अंदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होती है उन्हें कहाँ से मिलते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? तो एयर से, वाटर से, H2O से एंड सॉइल से। एयर से, वाटर से, सॉइल से। ठीक है, ऑप्शन में बना सकता है कौन सा है जो प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ऑब्टेन नहीं कराता, ये कराता है, तो ये ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। सही बात था। हमने क्या देखा कि मोर देन 105 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। कितने एलिमेंट? मोर देन
105 एलिमेंट्स जो हैं वो क्या डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिनमें से मोर देन 60% क्या थे, प्लांट यूज़ करते थे। उसमें से भी हमने 17 ऐसे पढ़े जो कैसे थे, एसेंशियल थे। ठीक है, क्या थे, एसेंशियल थे। उसमें भी हमने मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो 9 हो गए थे एंड माइक्रो 8 हो गए थे। ठीक ठीक है ना, तुमने बोला हाँ, मैंने बोला हाँ। ठीक, आगे चलें क्या, बोलो तो बोलो। प्लांट एब्जॉर्ब करता है मिनरल थ्रू रूट बाय आइदर पैसिव और एक्टिव प्रोसेस। बताना है तुम्हें ट्रू होगा या फॉल्स। प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल को एक्टिव तरीके से और बोले तो पैसिव तरीके से। ट्रू है या फॉल्स, फटाफट बोल। तो ये क्या है, ट्रू है। प्लांट जो होते हैं मिनरल को एक्टिव या फिर पैसिव तरीके से क्या करते हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या प्लांट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं? क्या प्लांट्स जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? ठीक है, बहुत से महान बच्चे क्या देंगे इसका आंसर सही, लेकिन गलत है। अगर वो डायरेक्ट यूज कर लेते तो फिर हम ये काहे को पढ़ रहे थे, इतना सारा रिडक्टिव अमीनेशन, ये अमीनेशन, वो अमीनेशन, ये अल्फा कीटो, ये कीटो, वो कीटो। ठीक है, प्लांट क्या होते हैं, डायरेक्टली नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को क्या नहीं कर सकते, एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जो एंजाइम नाइट्रोजनेज होता है क्या वो हाईली सेंसिटिव होता है टू ऑक्सीजन? एंजाइम नाइट्रोजनेज जो होता है क्या हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है फॉर ऑक्सीजन? ट्रू या फॉल्स, फटाफट ट्रू या फॉल्स। तो ये हो जाएगा ट्रू, हाईली क्या होता है, सेंसिटिव होता है। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, मोल्वेडेनम का। किसका यूज करते हैं, एमओ, मोल्वेडेनम का। समझ में आ गया? ठीक, तो बताओ आज का ये समझ में आ गया सेशन कैसा लगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ क्या पूरा चैप्टर हो गया, पूरा चैप्टर गो थ्रू हो गया, एक बार बता दो मुझे, बता दो बच्चा लोग, कमेंट करके बताओ। ठीक है, आगे चले तो भाई कीप लर्निंग, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट योर फीडबैक। आपको आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो उस डाउट को आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी हमें क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन जो होगी आप तक पहुंचती रहे, इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, एंड यहाँ पर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पर, और शॉर्ट ट्रिक्स की मैक्सिमम मोर देन 100 शॉर्ट ट्रिक्स जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है।
हर एक इस तरह के सेशन जो होंगे आप अटेंड करेंगे। ओके, तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के बेहतरीन सेशन में। ओके, बाय बाय।